नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं हरियाणा के उस विकास की जिसकी जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में जो विकास किया जा रहा है, जो योजनाएं बनाई जा रही है, उसकी जानकारियों को सीधे आप तक पहुंचाना ही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। ये जानकारी, ये योजना जो कि प्रदेशवासियों के लिए कल्याणकारी है, उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। बने रहिए इन जानकारियों के लिए हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। बात करते हैं पहले मुद्दे की। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन सदन को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ई सत्र को लेकर विधायकों में काफी रुचि देखने को मिली है। तो वहीं सीएम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को 16 अगस्त को गुरुग्राम में अभिनंदन करने का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने आजादी के अमृत महोत्सव और तिरंगा अभियान में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनके बात करने के लिए कोई भी विधायक किसी भी समय उनसे मिलने के लिए आ सकता है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को विधानसभा परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधानसभा में ई विधा की नई व्यवस्था देखने को मिली है। हरियाणा की विधानसभा तीसरी ऐसी विधानसभा बन गई है जो पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है। विधायक इस नए सिस्टम को सीख रहे हैं। अभी ऑनलाइन और फिजिकल दोनों सिस्टम से विधानसभा को चलाया जा रहा है, लेकिन अगले विधानसभा सत्र से पूरी तरह से ऑनलाइन नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से कार्य किया जाएगा। इस बार का हमारा जो मानसून सेशन है उसका 3 दिन का ये सेशन तय हुआ था। आज दूसरा दिन समाप्त हुआ है और इस बार के सेशन में कई ऐसी नई व्यवस्थाएं आपको देखने को मिली होंगी। कुल मिला के तो ई विधान जो इस बार ई सेवा जैसे हमारी बाकी चीज़ों में है, डिजिटलाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी प्रकार की विधानसभा की व्यवस्था इस बार की गई है। देश भर में वैसे तो 19 विधानसभाओं ने और MOU किया है, लेकिन तीसरी विधानसभा हमारी है कि जो कंप्लीट ई विधान के नाते से और एक ऐप बना करके उसको चालू किया गया है। बहुत अच्छे उसके अनुभव हैं, विधायक उसको सीख भी रहे हैं, उसके अनुसार काम भी कर रहे हैं। लेकिन इस बार दोनों तरह से उसको ई सिस्टम से भी और फिजिकली भी जैसे पहले चलता था तो दोनों तरह से चलाया जा रहा ताकि किसी विधायक को कठिनाई ना आए। अगली बार इसमें इस विषय को यानी जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है आईपैड का यानी इसको बढ़ाया जाएगा और जो रिटर्न मटेरियल है उसको कम किया जाएगा। वहीं सीएम मनोहर लाल ने बताया कि इस सत्र में विधानसभा के समय में भी बदलाव किया गया है। पहले ये 10 से 2 बजे तक का रहता था, लेकिन इस बार 11 बजे से 6 बजे तक का किया गया है। इससे विधायकों को 6 घंटे काम का समय मिल गया है। इसके अलावा विधानसभा परिसर में विधायकों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें 100 रुपए खर्च करके विधायक थाली ले सकते हैं। नियमों में टाइमिंग का बदल किया है कि अब हर दिन प्रातःकाल 10 बजे के बजाय 11 बजे सेशन शुरू होगा और पहले जो निरंतर 4 घंटे का ही सेशन होता था 10 से 2, अब वो 11 से 6 होगा। 1 घंटा बीच में लंच ब्रेक रहा करेगा, तो समय अवधि भी इसमें काफ़ी बढ़ जाएगी। 6 घंटे के काम का एक समय प्रतिदिन मिल जाया करेगा, तो अब उसको पर्याप्त समय विधायकों को अपनी बात रखने का मौका ये मिलेगा। लंच ब्रेक में भोजन की व्यवस्था में भी इस बार कैंटीन की ओर से व्यवस्था की गई है कि कंट्रीब्यूटरी सिस्टम से हर विधायक 100 रुपये की थाली का एक सिस्टम बनाया गया है कैंटीन द्वारा, और वो एक अच्छा भोजन डिलीशियस जिसको कहना चाहिए वो कैंटीन वाले दे रहे हैं। आज मैंने स्वयं भी उसका अनुभव किया है, तो अच्छा एक सबने सराहा है इसको, इस नाते से इसको किया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि खनन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार लगातार सख्ती कर रही है। इसका नतीजा है कि आज खनन से 2015 से अब तक प्रदेश का राजस्व 4,660 करोड़ रुपए हो गया है। ये इस साल के अंत तक 4,800 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। कांग्रेस के 10 वर्षों के शासन में खनन से महज 1,267 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ था। सीएम ने कहा कि खनन से जुड़ी शिकायतें मिलती रहती हैं, इन पर कार्रवाई भी होती है, पुलिस वाहनों को जब्त करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में खनन से जुड़ी महज 871 एफआईआर दर्ज हुई, साथ ही 31 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला गया, जबकि हमारे कार्यालय में 2,406 एफआईआर दर्ज हुए हैं, 154 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया है। उन्होंने कहा कि नूंह में डीएसपी की हत्या के मामले में एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें अभी तक 12 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर सैकड़ों अवैध वाहनों को जब्त किया है। ये ठीक है कि खनन एक ऐसा विषय है जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई शिकायत, कोई कमी, चाहे ओवरलोडिंग की, चाहे इलीगल माइनिंग की, ये लगातार हमको मिलती है। लेकिन उसके ऊपर तो खनन विभाग और हमारा होम डिपार्टमेंट पुलिस सख्ती भी करती है, चालान भी ओवर करती है, लोगों को गिरफ्तार भी किया है, वाहनों को इम्पाउंड भी किया है। और इस सारे विषय को जहां तक तुलना के नाते से, क्योंकि जब हमने तुलना की तो कांग्रेस के बंधु कहते हैं कि तुलना मत करो, केवल अपने अपने समय की बताओ। तो मैंने निश्चित रूप से उस समय कहा कि ये बात ठीक नहीं है कि आखिर तुलना में आपका भी हिसाब हम लेना पड़ेगा, तो आपका हिसाब भी हमको ध्यान में आएगा, हम भी अपना हिसाब देंगे। तो ख्वाब कुछ और देखते हैं, हिसाब जो हमारा मांगते हैं ये ठीक नहीं है, तो हिसाब उनको अपना भी देना पड़ेगा। तो हमने उनको बताया कि जहाँ तक पिछले 14 साल यानी 7 साल हमारे और 7 साल उनका अगर कंपेयर करते हैं तो एफआईआर की संख्या उनके 7 साल में 871 थी, और उसके बाद हमारे 7 साल में 2406 एफआईआर हुई, 3 गुना से भी ज्यादा। ऐसे ही जो जुर्माना किया गया है, उनके तो 7 साल में कुल 31 करोड़ रुपए का जुर्माना आया था, लेकिन अभी 7 साल में 154 करोड़ रुपए का ये जुर्माना वसूला गया। इसका मतलब है कि माइनिंग पर जो सख्ती हमने की है उन्होंने बिल्कुल कभी की नहीं है। और केवल सख्ती नहीं बल्कि माइंस का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू भी अगर हम उनके 10 साल का रेवेन्यू अगर देखते हैं तो 1267 करोड़ रुपया है, 126 करोड़ रुपया ऑन एवरेज पर ईयर। और हम अगर 8वां साल भी अपना जोड़ लें, हालांकि 8वां साल भी चल रहा है, फिर भी इसमें 4660 करोड़ रुपया अभी तक आ चुका है। और समझो अगले जो आधा साल और बचा है उसमें 4 महीने, तो 4800 करोड़ रुपया इसको मान लें तो ये 600 करोड़ रुपया पर ईयर बनता है। तो कहाँ 126 करोड़ रुपया और कहाँ 600 करोड़ रुपया। ये माइनिंग में एक सख्ती करने के बाद इलीगल माइनिंग को रोकने के नतीजे हैं, और थोड़ा और सख्ती करेंगे तो इसको और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है कि कुछ दुर्घटनाएं भी हुई हैं। उस दुर्घटना में डाडम का जो दुर्घटना हुई उसकी भी चर्चा हुई है, और अभी नूंह जिले में एक डीएसपी की हत्या कर दी गई, वो शहीद हो गए। डीएसपी हमारे एक वाहन के नीचे उन्होंने कुचल दिया, उसकी भी उसके खिलाफ कार्रवाई की है, एक एसआईटी बनाई है, 12 लोग उसमें गिरफ्तार हुए हैं, 10 एफआईआर भी हुई हैं, और पूरे उस इलाके में सर्च अभियान भी चलाया गया। सैकड़ों वाहन, चाहे उसमें ट्रैक्टर थे, डंपर थे, क्रेन्स थी और स्कूटर भी थे, 4 व्हीलर कारें भी थी, तो चाहे यानी कोई इलीगल तरीके से चला रहे थे या बिना नंबर प्लेट के जो वाहन ऐसे मिले उनको सबको पकड़ा गया। उसके ऊपर पूरी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इसी के साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा का हिस्सा लिया जाएगा। इस यूनिवर्सिटी में किन्हीं कारणों से 1997 में हरियाणा की भागीदारी खत्म कर दी गई थी। अब फिर से हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए हिस्से की मांग की गई है। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, जबकि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भी पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा की हिस्सेदारी की मांग उठाई गई है। हरियाणा पंजाब विश्वविद्यालय में अपने हिस्से का पूरा खर्च देने को तैयार है। एक विषय जो सर्वसम्मत रेजोल्यूशन पास किया गया है वो है पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हरियाणा की भागीदारी। बहुत पहले हरियाणा की भागीदारी इसमें होती थी, लेकिन 1997 में किन्हीं विशेष कारणों से
ये भागीदारी खत्म की गई थी, लेकिन अभी फिर से हमने मांग की है। मैंने भी स्वयं पत्र लिखे हैं, गृह मंत्री को लिखे हैं, डिप्टी स्पीकर साहब ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो चांसलर है पंजाब यूनिवर्सिटी के, उनको भी पत्र लिखा है। नॉर्थ रीजनल काउंसिल की मीटिंग में भी हमने विषय उठाया था, आज भी उसको सर्वसम्मति से पारित किया है हमने। और इसका जो खर्च भी है वो पहले हम जो देते थे बाद में बंद कर दिया गया, अब हम उसका खर्च भी पूरा देने के लिए तैयार हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी को एक बड़ी कठिनाई आर्थिक संसाधनों की कमी से जूझना उनको पड़ रहा है, तो इसलिए उसको हम जो हमारी हिस्से की जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको हम देंगे। और हम जरूर आग्रह करते हैं कि हरियाणा का हिस्सा उसमें फिर से आए, ताकि कुछ जिलों के जो कॉलेज हैं आसपास के वो पंजाब यूनिवर्सिटी का एफिलिएट किए जाएं। इसके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए, कई अहम जानकारियां दी। इस दौरान सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल एवं सीएम मीडिया एडवाइजर अमित आर्य भी मौजूद रहे। मुझे पढ़ना हो तो मेरे पास चले आना, मुझे पढ़ना हो तो मेरे पास चले आना, ये यहाँ वहाँ की खबरें तुम्हें बदगुमा करेंगी। इस बार विधानसभा का मॉनसून सत्र जो है वो ई सत्र रहा, यानी कि पेपरलेस सत्र उसे कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विधायकों ने इसमें अपनी रुचि दिखाई है। अमृत महोत्सव को लेकर भी उन्होंने अपनी बात कही और कॉमनवेल्थ गेम में जिन खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है उनका स्वागत करने की बात भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कही। कुछ नई बातें इस बार के जो सत्र में शुरू की गई, खास करके जो ई विधान का ये पहला हमारा सत्र का जो कार्यक्रम देखा हमने, बहुत से विधायकों ने, मैं देख रहा हूं कि काफी रुचि भी ली है, काफी उसको चलाया भी है, उसका उपयोग भी किया है। क्योंकि ये पहला सत्र था तो कोई कमी अगर रही होगी तो अगले सत्र में इसको जरूर पूरा कराया जाए। नियमों में बदलाव करके जो इस बार ये 11 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो एक सत्र का समय रखा गया प्रतिदिन की बैठक का, इसका भी अनुभव अच्छा है, अपने हुए हैं और उसका परिणाम भी 8 तारीख को जो सारा कंप्लीट हुआ है उसके अच्छे परिणाम आए। और मेडल्स भी हमारे 43 खिलाड़ी जो है हरियाणा के वहां गए थे, जिसमें से 30 खिलाड़ियों ने जो पदक हासिल करने में और अपनी भूमिका निभाई। एक खिलाड़ी चौथे स्थान पर भी रहे, तो ये 30 खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा प्रदर्शन माना जाएगा। और हम लोगों ने विचार किया है कि 16 तारीख को 16 अगस्त को हम गुड़गांव में इनका अभिनंदन का कार्यक्रम सबका करेंगे। अपने में से भी जो लोग वहां पहुंच सकें, सायंकाल 5 बजे वहां ये कार्यक्रम गुड़गांव में होगा। पूरा वर्ष भर ये अमृत महोत्सव के कार्यक्रम चलेंगे, उसमें हमको बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। और इस बार भी जो 15 अगस्त के कार्यक्रम है उससे पहले यानी 13, 14, 15 ये 3 दिन का जो अभियान, हर घर झंडा जो लहराने की बात, ये एक आह्वान किया गया है पूरे देश भर में, तो हम सबको भी उसमें अपनी अपनी भूमिका जरूर निभानी चाहिए। कभी भी कोई भी विधायक हमारे पास जब आते हैं, बात करते हैं, अपनी बात को रखते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हम तो वैसे भी सबसे मिलने में कभी संकोच नहीं किया है। सप्ताह में मैं 4 घंटे, कभी 2 घंटे, या नहीं, विधायकों के लिए ही समय रखा होता है, रिजर्व रखा होता है। जब भी कोई आते हैं मिलते हैं, फिर भी मिलने में काफी लाभ होता है, आप उसे मिलजुल करके चलने में। और इस बार तो माहौल एक दूसरे से मिलजुल करके चलने का ही ये ज्यादा रहा है कि आओ हम साथ चलें। मुझे परखना हो तो मेरे पास चले आना, मुझे परखना हो तो मेरे पास चले आना, ये यहां वहां की खबरें तुम्हें बदगुमा कर देंगी। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों और चौथे स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों समेत राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी हरियाणा सरकार ने इनाम देने का ऐलान किया है। रिपोर्ट आप देखिए।
हरियाणा के खिलाड़ियों ने बर्मिंघम की धरती पर हुए 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में जो दमदार प्रदर्शन किया है, उसका कायल पूरा देश हो चुका है। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में देश के सभी खिलाड़ियों ने अपना शानदार प्रदर्शन बरकरार रखते हुए कुल 61 मेडल हासिल किए हैं, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। लेकिन देश की आबादी में लगभग 2% का भागीदार हरियाणा प्रदेश इन खेलों में अपना दबदबा कायम रखा है। भारतीय दल में इस बार सबसे ज्यादा 43 खिलाड़ी हरियाणा से थे, जिनमें से 17 खिलाड़ियों ने मेडल जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन से मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी गदगद हैं। उन्होंने मंगलवार को हरियाणा विधानसभा के परिसर में कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ खेलों में बेहतर प्रदर्शन किया है। भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं, जिसमें से 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। इनमें से हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल 17 पदक जीते हैं, जिनमें 9 स्वर्ण, 2 रजत, 6 कांस्य पदक शामिल है। सरकार की खेल नीति सराहनीय है। कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 1,50 लाख रुपए, रजत पदक विजेता को 75 लाख, कांस्य पदक विजेता को 50 लाख और चौथे स्थान पर आने वाले को 15 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। कॉमनवेल्थ में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। कॉमनवेल्थ गेम्स है, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। हरियाणा भारतवर्ष के कुल 61 पदक आए हैं, जिसमें 22 स्वर्ण हैं, 16 रजत पदक हैं और 23 कांस्य पदक हैं। हरियाणा का शेयर भी एक सराहनीय बहुत अच्छा रहा है। 22 में से 9 पदक केवल हरियाणा प्रदेश के अपने खिलाड़ियों ने प्राप्त किए हैं। रजत में 16 में 2 हैं, ये थोड़ा कंपैरेटिवली उतनी बड़ी रेशो नहीं है, लेकिन कांस्य में 23 में से 6 हैं। कुल 17 पदक हरियाणा के एक बहुत अच्छी है, वो बहुत जिसको कहना चाहिए सराहनीय है। हम कॉमनवेल्थ यानी जो भी स्वर्ण पदक विजेता होते हैं उनकी राशि अलग अलग खेलों की अलग अलग है। तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उसमें स्वर्ण पदक की राशि हम 1 करोड़ रुपये प्रति जो पदक विजेता है उसको देते हैं। जो रजत सिल्वर का है, सिल्वर को 50 लाख रुपया, नहीं, स्वर्ण पदक को 1,50 लाख, रजत को 75 लाख और कांस्य पदक को 50 लाख, तो ये उनको राशि देते हैं। एक नई भी हमने एक सराहनीय चीज़ और की है कि जो फोर्थ है, यानी कांस्य पदक में भी जो सामने जीत नहीं पाता किसी कारण से, उसकी मेहनत कम नहीं होती है, तो उसको 15 लाख रुपया, हालांकि एक ही खिलाड़ी है जो चौथे स्थान पर आए हैं, पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं वो सब 7.5 लाख रुपये उनको देते हैं। कुल 43 खिलाड़ी हमारे वहाँ गए थे, जिसमें से 29 खिलाड़ियों को तो किसी न किसी में पदक मिले हैं। एक फोर्थ है, अगर 30 ही मान ली तो बाकी 13 और है, उनको भी 7.5 लाख रुपया प्रति खिलाड़ी ये सब वो उनको दिया जाएगा। हरियाणा सरकार की बेहतरीन खेल नीति का ही नतीजा है कि हरियाणा के खिलाड़ी हर प्लेटफॉर्म पर अपना दमदार प्रदर्शन करके देश का नाम रोशन कर रहे हैं, क्योंकि मनोहर राज में खिलाड़ियों को पूरा मान सम्मान दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश का हर खिलाड़ी बेहद खुश है। हरियाणा सरकार तकनीकी शिक्षा में छात्रों की संख्या बढ़ाने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए राजकीय आईटीआई में तकनीकी शिक्षा लेने वाली छात्राओं को आर्थिक लाभ भी दिया जाएगा और तकनीकी ट्रेड में दाखिला लेने पर सबसे पहले उनकी पंजीकरण फीस वो भी माफ होगी। रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार हर वर्ग का ख्याल रख रही है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की माने तो उनका उद्देश्य है कि अंत्योदय की भावना से कार्य करते हुए प्रदेश में अंतिम पायदान पर मौजूद व्यक्ति तक सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार नई तमाम योजनाएं शुरू कर रही है, जिसका लाभ सीधे तौर पर प्रदेश वासियों को मिलेगा। हरियाणा सरकार अपनी एक योजना के तहत तकनीकी शिक्षा में छात्राओं की संख्या बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिसके लिए
राजकीय ITI में तकनीकी शिक्षा लेने वाली छात्राओं को आर्थिक लाभ दिया जाएगा। तकनीकी ट्रेड में दाखिला लेने पर सबसे पहले उनका पंजीकरण फीस माफ कर दी जाएगी। इसके अलावा 1,000 रुपए सालाना और 500 रुपए प्रति महीने पढ़ाई में मदद के लिए अलग से दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, शिक्षा के लिए निःशुल्क बस पास की सुविधा पहले से ही दी जा रही है। सभी राजकीय ITI संस्थानों में दाखिला प्रक्रिया जारी है। विद्यार्थी दाखिले के लिए 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। दाखिला प्रक्रिया ऑनलाइन है, इसीलिए विद्यार्थियों को दाखिले के लिए ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। ITI संस्थानों में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं, जहां उन्हें दाखिले के लिए हर मदद मिलेगी। ITI में ऑनलाइन आवेदन के लिए विद्यार्थियों को कुछ जरूरी दस्तावेज चाहिए। ITI में ऑनलाइन आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज 10वीं 12वीं का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर, जाति प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र, 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी। दाखिले के लिए सभी ITI संस्थानों में हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं, ताकि दाखिले में आने वाली समस्याओं का समाधान मौके पर ही कर दिया जाए। हरियाणा सरकार की इस योजना का उद्देश्य बेटियों को अपने पैरों पर खड़ा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एनीमिया मुक्त भारत के सपने और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की अपील पर रोटरी क्लब सेंट्रल ने अंबाला जिले को गोद लिया है। इसके तहत अंबाला शहर के पुलिस DAV पब्लिक स्कूल और मुरलीधर DAV स्कूल में एनीमिया का मुफ्त जांच शिविर कैंप लगाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बच्चों को एनीमिया से बचने के उपाय बताए और स्कूलों के हर बच्चे को एनीमिया टेस्ट करवाया। इस मौके पर अंबाला के SP जशनदीप सिंह रंधावा वो मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर पहुंचे थे। रिपोर्ट आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एनीमिया मुक्त देश के सपने को साकार करने के लिए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एनीमिया मुक्त हरियाणा का नारा दिया था। ऐसे में बच्चों को एनीमिया से बाहर लाने के लिए और इस मुहिम को सफल बनाने के लिए अंबाला शहर में रोटरी क्लब सेंट्रल ने पूरे प्रदेश में नई पहल शुरू की है, जिसके तहत रोटरी क्लब अंबाला सेंट्रल ने मंगलवार को प्रदेश में सबसे पहले अंबाला जिले को गोद लेकर इसकी शुरुआत की। अंबाला शहर के पुलिस DAV पब्लिक स्कूल और मुरलीधर DAV स्कूल में एनीमिया का मुफ्त जांच शिविर कैंप लगाया गया, जिसमें डॉक्टरों ने बच्चों को एनीमिया से बचने के लिए उपाय बताए। साथ ही स्कूल के हर बच्चे का एनीमिया टेस्ट करवाया। पहले चरण में इस मुहिम में अंबाला के 160 सरकारी गैर सरकारी स्कूलों को जोड़ा जाएगा। इस जांच शिविर में जिले के पुलिस कप्तान जशनदीप सिंह रंधावा मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। पुलिस कप्तान ने रिबन काटकर शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान SP अंबाला ने बच्चों को हेल्थ टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ शरीर ही स्वच्छ वातावरण में अच्छी पढ़ाई कर सकता है। मीडिया से रूबरू होते हुए पुलिस कप्तान ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम हर बच्चे का टेस्ट कर रही है, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य में कोई कमी ना आए। SP जशनदीप सिंह ने बताया कि बच्चे ज्यादातर फास्ट फूड खाते हैं, स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताते हैं, जिसकी वजह से उनके स्वास्थ्य पर फर्क पड़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं हरियाणा के, उनके मार्गदर्शन के ऊपर काम करते हुए 3 इम्पोर्टेंट संस्थाएं, चाहे हमारी पुलिस DAV स्कूल्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है और रोटरी, ये तीनों इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने ठाना है कि हम अनीमिया मुक्त अंबाला बनाएंगे और इसी प्रोजेक्ट का आज यहाँ से उद्घाटन किया गया, शुरू किया गया इसको। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम के अंदर ये पूरी जो टीम है हेल्थ डिपार्टमेंट्स की, रोटरियंस की और स्कूल्स की,
ये पूरे हर एक बच्चे को एग्जामिन कर रहे हैं, उनका सर्वे कर रहे हैं और उसके बाद जो एप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शंस हैं वो लिए जाएंगे ताकि हमारे बच्चों की सेहत जो है उसमें सुधार हो और वो अपनी जिंदगी के अंदर इम्प्रूव्ड हेल्थ के साथ और अच्छी ऊंचाइयां और कामयाबी हासिल कर सकें। मेरा पूरी टीम को बहुत ज्यादा शुभकामनाएं हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके जो प्रयास हैं वो सफलता जरूर हासिल करेंगे। वहीं कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि पहुंची अंबाला स्वास्थ्य विभाग की डिप्टी सीएमओ बलविंदर कौर ने बताया कि प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का सपना एनीमिया मुक्त भारत को हम साकार करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम सभी स्कूलों में जा रहे बच्चों के टेस्ट करेंगे। एनीमिया टेस्ट करने के लिए हमने 3 मेथड का इस्तेमाल किया है, जिसमें से स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेथड का इस्तेमाल अंबाला में ही शुरू हुआ था। अब इसका इस्तेमाल पूरे हरियाणा में किया जा रहा है। इसके अलावा 3T मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है, टेस्ट, ट्रीट और स्टॉक। इसी मेथड के द्वारा एनीमिया की पूरी जांच की जाती है। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों के खाने पीने के बारे में भी जानकारी दी, जिसकी वजह से एनीमिया ज्यादा फैल रहा है। तो इसमें हम सभी स्कूलों में विजिट करेंगे। उस स्कूलों में हमारी अलग अलग टीमें बनी हुई है, जैसे कि आप देख रहे हो इस स्कूल में भी हमारी 3 टीमें हैं। दूसरे स्कूल, हर स्कूल में हमारी टीमें जाके बच्चों का HB हीमोग्लोबिन टेस्ट करेंगे, ताकि जो बच्चों से लेके बड़े तक इस भारत को हम एनीमिया मुक्त बना सकें। हम इसमें 3 मेथड्स करते हैं। एक तो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेथड, जो है कम्युनिटी बेस्ड मेथड है, जो हमने यहीं से स्टार्ट किया अंबाला में, और हमारा अंबाला ही रोल मॉडल बना है। इसके बाद पूरा हरियाणा ने फॉलो किया है। तो इसमें एक ही बार में हम 30 टेस्ट लगा सकते हैं और ये बहुत सस्ता पड़ता है। 1 रुपया 10 पैसे इसकी कॉस्ट है, जबकि हम दूसरे सालीज मेथड करते हैं तो वो कॉस्ट है लॉट 40 रुपीज एक टेस्ट। वहीं बीते सप्ताह ही रोटरी के कार्यक्रम में अनिल विज मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि प्रदेश में जगह जगह ऐसे कैंप लगाए जाएं, जिसमें माताओं और बहनों को ये बताया जा सके कि कौन से फल और सब्जियों में आयरन ज्यादा है। इसके साथ ही अनिल विज ने अपील करते हुए कहा था कि देश को स्वस्थ बनाने के लिए हर घर में माँ बहन को डाइटिशियन बनना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज करें जिसमें माताओं बहनों को ये बताया जा सके कि कौन से फल में आयरन ज्यादा है, कौन सी सब्जी में आयरन ज्यादा है, कौन सी दाल में आयरन ज्यादा है। भाई और बहनों, अब हर माँ को डाइटिशियन बनना पड़ेगा, हर बहन को डाइटिशियन बनना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत बड़ी पूंजी है और इसको सहेज कर रखने के लिए अभी ज्ञान नहीं है कि कितना कैल्शियम चाहिए, कितना आयरन चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, अभी जानकारी नहीं है। टेस्ट के हिसाब से घर में सब्जियां बनती हैं, लेकिन आप चलाइए कार्यक्रम को, सिखाइए गली मोहल्लों में जा जाकर, लिटरेचर छपवाइए कि आपकी ये डाइट होनी चाहिए। आज इसकी आवश्यकता है कि हर माँ और बहन डाइटिशियन बने। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के नेतृत्व में प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है। प्रदेश में तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है, जिससे प्रदेशवासियों को समय पर और बढ़िया इलाज मिल सके। हरियाणा डायरी में आज इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।